हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसमें हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। हमारा चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले ही, लेकिन संविधान सभा की मांग यानी कब भारत में संविधान बनाने की मांग उठने लगी, थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी जानने की ज़रूरत है। आपको पता है कि अंग्रेज़ों का शासन कंपनी के शासन से शुरू हुआ था और प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी का शासन शुरू हुआ। तो कैसे होता था कंपनी का शासन, कौन बनाता था नियम कानून, और क्या भारत में संविधान लागू था? तो नहीं, भारत में संविधान नहीं लागू था, ना तो कोई लिखित दस्तावेज था जिससे कि भारत में शासन किया जा रहा हो। तो कंपनी के गवर्नर जनरल वही लोग कायदे कानून विधियां बनाते थे और उसी के आधार पर भारत में शासन किया जाता था। इसके बाद फिर 1857 की क्रांति हुई, जिसके बाद भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। तो इस दौरान 1773 के बाद में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद सत्ता स्वयं के हाथों में ले ली और इस दौरान भारत में संवैधानिक विकास दिखाई देता है। ये संविधान का निर्माण नहीं है, ये एक पृष्ठभूमि है कि किस तरह भारत में शासन किया जा रहा था। तो उसमें कई एक्ट भी पारित किए गए जो हमने पढ़ रखे हैं पिछले क्लासेस में कि किस किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करने के लिए कौन कौन से एक्ट पारित किए। और उनमें हमने देखा कि जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था 1935 का एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की, यानी कि 1946 में जब संविधान का निर्माण शुरू हुआ तो संविधान सभा का जब गठन हुआ उस समय शासन किसके हिसाब से चल रहा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के हिसाब से शासन चल रहा था। और संविधान सभा या संविधान की मांग की बात करें तो ये पहले से ही शुरू हो चुकी थी। इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्रम क्या है। प्रथम भारतीय जिन्होंने संविधान की मांग की वो कौन थे? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की, लेकिन ये डायरेक्ट मांग नहीं थी, ये अनौपचारिक मांग थी। फिर उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये किसका कथन है और ये कब कहा गया? तो 1922 ईस्वी में इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था। फिर 1928 आता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माण का प्रयास किया, परंतु उनका प्रयास असफल रहा। फिर 1934 में मानवेंद्र राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से भारत में संविधान की मांग की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम औपचारिक रूप से किसने की? तो वो एम.एन. रॉय थे और इन्होंने 1934 यानी 1934 में संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की थी, औपचारिक रूप से, याद रखें। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अगर आपसे अनौपचारिक पूछा जाएगा तो वो सर्वप्रथम हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक जी, और जब औपचारिक मांग पूछी जाएगी तो वो हो जाएंगे एम.एन. रॉय, जिन्होंने 1934 में संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की थी। ये तो हो गई एम.एन. रॉय की बात। लेकिन 1935 में उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस के मंच से कब मांग की गई? क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा या संविधान की मांग कांग्रेस के मंच से कब की गई? तो वो 1935 में एम.एन. रॉय ने जब मांग की उसके 1 वर्ष पश्चात 1935 ईस्वी ने कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान की मांग की। इसके बाद फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारतीयों के संविधान निर्माण की अस्थायी मंजूरी प्रदान कब की गई थी, तो 1940 में की गई थी अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। फिर इसके बाद आता है 1942। 1942 के क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन द्वारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान कर दी गई। तो 1942 में जो क्रिप्स मिशन लाया गया ये एक प्रकार से अगस्त प्रस्ताव का ही विधिक रूप था, जहां प्रस्ताव रखा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीय अपना संविधान बनाएंगे।
तो क्रिप्स मिशन में भी आधिकारिक रूप से संविधान की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन कुछ कमियों की वजह से प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है। फिर संविधान का गठन कब किया गया? अब बात आती है कि जब क्रिप्स मिशन अस्वीकार कर दिया गया तो संविधान का गठन कब किया गया, संविधान सभा का गठन कब हुआ और किसके आधार पर किया गया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। इस मिशन का उद्देश्य मुख्यतः 2 कार्य थे। कौन कौन से थे वो 2 कार्य? एक तो संविधान सभा का गठन करना और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन। तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया तथा संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। तो संविधान सभा का गठन किसने किया? तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया उसने संविधान सभा का गठन किया और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। तो याद रखें, जब आपसे डायरेक्ट मांग पूछा जाए कि डायरेक्ट मांग किसने की थी संविधान की, तो 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा डायरेक्ट मांग की गई थी संविधान की। और अगर कांग्रेस के मंच से पूछा जाए तो 1 वर्ष पश्चात 1935 में कांग्रेस के मंच से मांग की गई थी संविधान की। और संविधान सभा का निर्माण हुआ कब? तो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। अब हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रावधान थे। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आता है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसका उद्देश्य है भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण करना और एक संविधान सभा का निर्माण करना। इसके अंतर्गत 3 सदस्य थे। पूछा जाता है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष था, 2 अन्य सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। तो अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के प्रावधान क्या क्या थे? तो संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। दूसरा था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? तो 389 सदस्य होंगे। इन 389 का अगर वर्गीकरण करें तो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 सदस्य देसी रियासत से और 4 कमिश्नरी प्रांत से थे। तो हो गए टोटल 389 सदस्य। और ये जो 4 कमिश्नरी प्रांत थे ये कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत थे जो कि कमिश्नरी प्रांत थे। ठीक है। और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या था कि संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा? तो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। और देसी रियासतों के जो प्रतिनिधित्व थे वो मनोनीत होने थे। जो 93 सदस्य देसी रियासत से आने थे, इनका चुनाव नहीं होना था, ये मनोनीत होकर आने थे। और जुलाई 1946 के अंतर्गत संविधान सभा के 296 सदस्य, 296 कौन कौन से? एक तो 292 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 कमिश्नरी प्रांत से, इनका चुनाव होना था। देसी रियासत के लोग तो मनोनीत होने थे। तो जो मनोनीत होने थे 93, उनको हटा दें तो हो गए कुल कितने? 296 हो गए। तो जुलाई 1946 के अंतर्गत संविधान सभा के 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। कब होता है? तो 1946 में और जुलाई में। इसके अंतर्गत कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 208 सीटें मिलती हैं कांग्रेस को। और मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को और अन्य को मिलती हैं 15 सीटें। मुस्लिम लीग को कम सीटें प्राप्त हुईं, जिसके तहत मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप कोलकाता की सड़कों पर कत्ले आम हुआ। यानी जब चुनाव संपन्न हुए और मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली तो यहीं से इनका एक अलग ही राग अलापना शुरू हो गया। कैबिनेट मिशन योजना को 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था, लेकिन बाद में जब उनके 73 प्रतिनिधि आए तो जिन्ना ने कैबिनेट मिशन को खारिज कर दिया और 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानते हैं। इसका परिणाम क्या निकला? कलकत्ता की सड़कों पर
कत्ले आम हुआ। जहाँ हिंदू ज़्यादा थे वहाँ मुसलमान काटे जा रहे थे, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ हिंदू काटे जा रहे थे। सांप्रदायिकता का नंगा नाच इसी डायरेक्ट एक्शन डे के बाद शुरू होता है। और जिन्ना ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि संविधान सभा में उसकी स्थिति कमज़ोर थी। इस वजह से जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। अब चुनाव हो गए, चुनाव के नतीजे भी आ गए, लेकिन इस दौरान की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं बताती हूँ आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल के जयसुल कुलना क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, वो भी मुस्लिम लीग के सहयोग से। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया, पूर्वी बंगाल का जयसुल कुलना क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। जाहिर सी बात है कि जब वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित होकर आए वो क्षेत्र तो पाकिस्तान में चला गया। अब इस कंडीशन में क्या हो, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में होना भी बहुत ज़रूरी था, इसीलिए बम्बई प्रेसिडेंसी से पूना सीट से चुनाव लड़कर आए थे M.R. जयकर। तो M.R. जयकर जो बम्बई प्रेसिडेंसी से पूना सीट से चुनाव लड़कर आए थे, तो गांधी जी के कहने पर जयकर ने त्यागपत्र दे दिया। अब वो सीट खाली हो गई। जब त्यागपत्र दे दिया जयकर ने तो उनकी सीट खाली हो गई। अब उसी सीट में उपचुनाव करा करके बाई इलेक्शन अंबेडकर जी को संविधान सभा में लाया गया। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए था। तब समझ में आता है कि भारत का संविधान किन परिस्थितियों में बना, और जब ये हम सब समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्रमशः सारी बातें आपकी समझ में आती चली जाती हैं। फिर इसके बाद की बात आती है कि संविधान सभा में वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसमें 3 नाम आप लोग याद रखें, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और B.N. राव। यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। B.N. राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो थे, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन्हें आप याद रखें। और कुछ सदस्य थे जैसे कि तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण। इन लोगों ने अलग अलग कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। अब चुनाव हो गया, सीटों का वर्गीकरण हो गया और पार्टी के आधार पर, समुदाय के आधार पर भी सीटों का वर्गीकरण हो गया, किसको कितनी सीटें मिली। तो अब यहाँ पर एक परिवर्तन होने जा रहा है, ध्यान दें। परिवर्तन क्या हुआ कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ। तो ऐसी कंडीशन में अब मुस्लिम लीग के सदस्य तो रह नहीं गए संविधान सभा में। जब बंटवारा हो गया तो मुस्लिम लीग के सदस्य तो रहे नहीं। तो पहले 389 सीटें थीं, लेकिन बंटवारे के बाद कितनी सीटें बचती हैं, तो 299 सीटें बची। जो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया वहाँ की सीटें कम हो गई। अब 299 में जो वर्गीकरण हुआ प्रांतों में और देसी रियासतों में हुआ। प्रांतों के पास 229 सीटें थीं और 70 सीटें देसी रियासतों के पास बचीं। अब यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा की सीटों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस प्रांत का था, तो वो संयुक्त प्रांत का था। ठीक है, भारत के बंटवारे के बाद सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे, तो वो संयुक्त प्रांत के थे। और कितनी सीटें थी, तो 55 सीटें सिर्फ संयुक्त प्रांत से थी। वही संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, वहाँ से 55 सीटें थी। और अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि देसी रियासतों में सबसे ज़्यादा कहाँ से सीटें थीं, तो मैसूर से थी। कितनी सीटें थीं, तो 7 सीटें थीं। उसके बाद फिर त्रावणकोर से 6 सीटें थीं। तो ये चीज़ याद रखें कि प्रांतों में अगर पूछा जाता है तो संयुक्त प्रांत से सबसे ज़्यादा सीटें थीं 55 सीटें, और देसी रियासत से अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा मैसूर से 7 सीटें थीं, और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर त्रावणकोर था जहाँ से 6 सीटें थीं। तो अब आगे देखते हैं। चुनाव हो गया जुलाई में। चुनाव कब हुआ? जुलाई में। लेकिन संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन होगा 6 दिसंबर 1946 को। ये डेट याद रखें आप लोग। आपको पहली संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो डेट तो याद होगी, लेकिन संविधान सभा का गठन कब हुआ कम लोगों को याद होगा, तो इसे याद रखें। संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के स्थित, दिल्ली में जो काउंसिल चैम्बर है, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, जिसे वर्तमान में हम संसद का केंद्रीय कक्ष कहते हैं। वहाँ पर हुई थी पहली बैठक। अब अगला पॉइंट क्या है
तो जो पहली बैठक हुई इसमें कितने सदस्य शामिल हुए, तो 207 या 211। कई किताबों में 211 दिया है और कई किताबों में 207 दिया है, इसी वजह से मैंने दोनों लिख दिया है। 207 या 211 दोनों चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, एक आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, या तो 207 या तो 211। तो याद रखें कितने सदस्य शामिल हुए, 207 या 211 सदस्य पहली बैठक में शामिल हुए। अब बात आती है कि इतने कम सदस्यों ने भाग क्यों लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सीटों का बहिष्कार किया था। आपको पता है कि मुस्लिम लीगों ने तो सीटों का बहिष्कार कर दिया था और देसी रियासतों से अधिकांश देसी रियासतों ने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे और इसी वजह से कम सदस्यों ने भाग लिया। यही वजह है कम सदस्यों की भाग लेने की। अब बात आती है पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और उपाध्यक्ष बने थे फ्रैंक एंथोनी। और सच्चिदानंद सिन्हा और फ्रैंक एंथोनी दोनों अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष थे। याद रखें ये दोनों लोग अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष हैं। और फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किसने किया था उपाध्यक्ष पद के लिए, तो इनको मनोनीत किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब पहली बैठक में बात ये आती है कि पहली बैठक में इतने सारे सदस्य शामिल हुए थे, तो अध्यक्ष सिर्फ सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया, क्योंकि अध्यक्ष पद का चयन वरिष्ठता के आधार पर हुआ था और उस समय सबसे वरिष्ठ जो वहाँ पर मौजूद थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPCS में कि संविधान सभा में वरिष्ठ सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, कि प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखें कि अध्यक्ष कौन बने थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा बने, उपाध्यक्ष कौन बने, तो फ्रैंक एंथोनी बने। और इसके अलावा जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव है वो आचार्य कृपलानी ने दिया और इसी वजह से आचार्य कृपलानी को प्रथम वक्ता की संज्ञा दी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम वक्ता की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आचार्य कृपलानी जी को दी जाती है। ये तो हो गया पहली बैठक का पूरा संदर्भ। इसके बाद फिर दूसरी बैठक जो हो रही है 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन क्या क्या हुआ, तो इस दिन 3 संदर्भ बनेंगे, एक तो स्थायी अध्यक्ष का, स्थायी उपाध्यक्ष का और संवैधानिक सलाहकार। तो स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया HC मुखर्जी को और संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया, तो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और BN राव का भारत के संविधान के निर्माण में इतना महत्वपूर्ण रोल है कि संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया पूछा जाता है, तो वो BN राव थे। संविधान का पहला प्रारूप BN राव ने तैयार किया था और उसमें अनुच्छेद 243 थे और 13 अनुसूचियाँ थीं। और क्वेश्चन है कि संविधान पूछा जाता है कि संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया, BN राव ने किया। और उसमें कितने अनुच्छेद कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थीं। और 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों की जो पहली ड्राफ्टिंग की थी BN राव ने, उसी के प्रारूप में विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर जी को बनाया गया था। तो याद रखें पहला प्रारूप BN राव ने तैयार किया था और 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों के साथ। इसके बाद और एक चीज़ याद रखें BN राव से कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो भी BN राव थे। तो ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। इसके बाद दूसरी बैठक में अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, संवैधानिक सलाहकार हो गए। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी दूसरी बैठक से। और इसके बाद फिर आती है तीसरी बैठक। तीसरी बैठक को क्या हुआ था, तो तीसरी बैठक को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। अब क्या आपके मन में कभी क्वेश्चन आया है कि 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, तो उसी समय पारित क्यों नहीं किया गया? 22 जनवरी 1947 को क्यों पारित किया गया? तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों को ये उम्मीद थी कि शायद मुस्लिम लीग शामिल हो जाए और इसी वजह से कार्य में विलंब कर रहे थे। इसी वजह से कार्य में विलंब किया गया कि शायद मुस्लिम लीग शामिल हो जाए। लेकिन जब समझ आ गया उनको कि मुस्लिम लीग शामिल नहीं होगी, तब अंततः 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।
तो ये भी समझ आ गया होगा आपको कि क्यों विलंब किया गया। अब इसके बाद संविधान सभा के गठन के अंतर्गत ही कुछ सदस्यों की सीटों की बात है, उसे मैं क्लियर कर दूं। इसके बाद फिर इस कहानी को आगे लेकर के चलेंगे। कहाँ तक? तो 26 जनवरी 1950 तक, और क्लास की एंड में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि कब कैसे क्या हुआ था। तो पहले हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा में महिलाएं। इनको मैंने एक ही जगह लिख दिया है जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। जो संविधान सभा में महिलाएं थी ना, महिलाओं से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे सब एक जगह लिख दिया है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी पूछा जाता है, तो 15 महिलाएं थी। और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं किस प्रांत की थी? तो संयुक्त प्रांत की थी 5 महिलाएं। 15 में से 5 महिलाएं सिर्फ संयुक्त प्रांत से आई थीं। और कौन थी महिलाएं वो जो संयुक्त प्रांत से आई थी? तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल और सुचेता कृपलानी। ये 5 महिलाएं संयुक्त प्रांत से आई थी। इसके अलावा अन्य जो 10 हैं, क्योंकि 15 महिलाएं मैंने बताई ना, तो मैंने नाम सबके लिख लिए हैं। अगर आप एक दो बार इन्हें पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपको पूरे नाम याद न रहें, लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आया तो आपको ये पता होगा और आप क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो जो अन्य 10 महिलाएं थी वो कौन सी थी? उनमें थी दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन और दक्षयानी। ये लोग कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो ये मद्रास से प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसके बाद फिर है लीला राय और रेणुका राय। ये लोग वेस्ट बंगाल से प्रतिनिधित्व कर रही थी। फिर है सरोजनी नायडू। पूछा जाता है सरोजनी नायडू ने संविधान सभा में कहाँ से प्रतिनिधित्व किया? तो बिहार से किया था इन्होंने। और हंसा मेहता ये मुंबई प्रांत से थी। और मालती चौधरी ये उड़ीसा से थी। राजकुमारी अमृता कौर ये मध्य प्रांत से थी। और एनी मस्करैनी ये त्रावणकोर से थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वो बेगम एजाज रसूल थी। नाम इनका याद रखें, बेगम एजाज रसूल ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। तो इतने नाम आप लोग याद रखें, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो नाम आपको क्लियर हो जाएंगे। विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी, लीला राय, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृता कौर और एनी मस्करनी। ये लोग थी संविधान सभा में 15 महिलाएं। और 15 महिलाओं में से एकमात्र महिला जो देसी रियासत का प्रतिनिधित्व कर रही थी वह कौन थी? तो वो थी एनी मस्करनी, जो कि कहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो ये त्रावणकोर का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो ये एकमात्र महिला थी जो देसी रियासत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? तो 10 महिलाएं शामिल हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक में 10 महिलाएं शामिल हुई थी। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थीं। और संविधान में हस्ताक्षर की बात आए अगर कि कितनी महिलाओं ने किए थे, तो 8 महिलाओं ने संविधान में हस्ताक्षर किए थे। तीनों संदर्भ आपको क्लियर हो चुके होंगे कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, 10 महिलाएं पहली बैठक में शामिल हुई थीं और 8 महिलाएं संविधान में हस्ताक्षर की थीं। और संविधान सभा में पूछा जाता है कि एससी की कितनी सीटें थीं? तो 26 सदस्य थे एससी के। और एसटी के कितने थे? तो 31 सदस्य थे। और एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो वो फ्रैंक एंथोनी कर रहे थे। फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वो फ्रैंक एंथोनी थे, जो कि पहले अस्थायी उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। और पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो HP मोदी ने किया था। पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व HP मोदी कर रहे थे। और एक चीज़ नोट लगाकर याद रखें कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं और संविधान सभा के कार्य देखें तो संविधान सभा 2 रूपों में कार्य कर रही थी, संविधान का निर्माण और देश के लिए कानून का निर्माण। संविधान सभा की दोहरी भूमिका थी, 2 रूप में कार्य कर रही थी संविधान। एक तो संविधान का निर्माण बनाने में और दूसरा देश के लिए कानून का निर्माण। और इसीलिए कहा जाता है कि संविधान सभा देश की पहली अस्थायी संसद भी थी। अब एक प्रश्न यह आता है कि जब संविधान सभा संविधान का निर्माण की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करती थी तो उसकी बैठक की अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा कानून निर्माण का कार्य करती थी तो अध्यक्षता कौन करते थे? तब अध्यक्षता करते थे GV मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर।
और आप सबको पता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी यही बनते हैं, जीवी मावलंकर। और स्वतंत्र भारत की वे पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो भी जीवी मावलंकर थे। तो याद रखें कि हमारी संविधान सभा दो रूपों में कार्य कर रही थी, एक तरफ संविधान का निर्माण कार्य और दूसरी तरफ शासन प्रशासन चलाने के लिए कानून निर्माण का कार्य। और जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, और जब कानून निर्माण का कार्य करती तो जीवी मावलंकर अध्यक्षता करते थे। अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा में समितियाँ। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों की नियुक्ति की। उनमें से कौन सी थी प्रमुख, उनको देखते हैं। पहली है संघ समिति और दूसरी है संघीय संविधान समिति। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इन समितियों के नाम दे दिए जाते हैं और कौन सी समिति थी किसकी, मिलाने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो संघ समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक वर्ग समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर है झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति। इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति की बात बता दें आपको कि झंडा समिति को लेकर विवाद रहा है, विवाद का मामला था, कोर्ट तक गया है ये मामला। विवाद का कारण क्या बना, तो उत्तर प्रदेश विशेष में एक बार क्वेश्चन आया कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आयोग ने इसका आंसर जेवी कृपलानी मान लिया। इसके बाद कई पुस्तकों में यही लिख दिया गया। लोक सेवा आयोग ने तो अपना उत्तर सुधार लिया, लेकिन अभी भी कुछ पुस्तकों में यही उत्तर मिलता है, और इसका परिणाम ये निकला कि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद 2 बार झंडा समिति का गठन किया गया है। पहली बार 1931 में, दूसरी बार संविधान निर्माण के समय। और किसी भी झंडा या ध्वज समिति के सदस्य आचार्य कृपलानी जी नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि झंडा समिति पूछे या ध्वज समिति पूछे, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। इसके बाद फिर है सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके अध्यक्ष थे एस वारदाचार्य। फिर है प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद फिर 2 उप समितियां भी थीं। एक मौलिक अधिकार की उप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी, और दूसरी अल्पसंख्यक वर्ग की उप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो याद रखें, अगर मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है तो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, लेकिन जब उप समिति पूछा जाए तो वहाँ पर कृपलानी जी होंगे। ठीक है, इसके बाद अब जो प्रारूप समिति बनी थी, तो प्रारूप समिति से रिलेटेड बातें जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अध्यक्ष तो आपको पता ही है कि अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सदस्य कितने थे, तो अध्यक्ष को मिलाकर इसमें 7 सदस्य थे, यानी 7 सदस्य थे, इन्हीं में से एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और इसके नाम की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, इसे ही कहते हैं। ये सब इसी के नाम है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हम सोचते हैं ये कौन सी समिति थी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये इसी के नाम है। ठीक है, प्रारूप समिति के ही नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति, ये सब इसी के नाम है। और BN राव ने संविधान का पहला जो प्रारूप तैयार किया था ना, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी, उनके द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की जांच के लिए ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था गठन, तो गठन होता है इसका 29 अगस्त 1947 को। और जो इसमें 7 सदस्य हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके नामों से, तो इन्हें आप लोग याद रखें। पहले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष थे। दूसरे हैं N गोपाला स्वामी आयंगर। तीसरे हैं KM मुंशी। और चौथे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव और T कृष्णाचारी। ये हैं 7 सदस्य जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखें कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी कौन थे, तो वो थे KM मुंशी। जो KM मुंशी हैं प्रारूप समिति में, ये एकमात्र कांग्रेसी सदस्य हैं।
और प्रारूप समिति में 2 सदस्य चेंज भी हो गए थे। कौन कौन से? BL मित्रा ने जब स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था तो N माधव राय को सदस्य बनाया गया था, और दूसरे DP खेतान की मृत्यु हो जाने की वजह से ही T कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो ये 2 नाम आप याद रखें कि BL मित्रा ने जब स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया तो N माधव राय इनकी जगह में आए थे, और DP खेतान की आकस्मिक मृत्यु की वजह से T कृष्णामाचारी इनकी जगह आए थे। तो क्वेश्चन पूछता है प्रारूप समिति का कौन सा सदस्य है जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी? तो वो DP खेतान है। और एक बहुत शानदार प्रश्न बनता है यहाँ से कि प्रारूप समिति के एकमात्र सदस्य जो मुस्लिम लीग के टिकट से चुनाव लड़कर आए थे वो कौन थे? तो वो थे सादुल्ला खान, क्योंकि मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव हुआ और जो क्षेत्र भारत में रह गए उन क्षेत्रों से संविधान सभा में मुस्लिम लीग के टिकट से जो सदस्य आए थे तो उनमें से वो कौन थे? सादुल्ला खान थे। तो इस प्रारूप समिति से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखें। इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, ये तो सबको याद है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी तो बहुत कम लोगों को ये पता होगा। तो पहली बैठक की मैं बात बता दूं कि प्रारूप समिति की पहली बैठक जब गठन हुआ उसके ही अगले दिन 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक हुई। और इसके बाद प्रारूप समिति से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं अभी बताती हूँ कौन से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रारूप समिति से आपको 4 डेट याद रखनी है। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त को, पहली बैठक हुई 30 अगस्त को। 2 डेट और हैं इंपॉर्टेंट, 21 फरवरी 1948 और 26 अक्टूबर 1948। 21 फरवरी 1948 को क्या हुआ था? 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की, क्योंकि जब फरवरी में रिपोर्ट देगी ना तो इसमें तमाम सलाह और गहन अध्ययन की बात कही जाएगी। तो तमाम सलाह और गहन अध्ययन के बाद फाइनली जब रिपोर्ट अंतिम रूप से प्रारूप समिति ने प्रस्तुत की रिपोर्ट अपनी, तो वो डेट है 26 अक्टूबर 1948 को। तो याद रखें, पहली बार पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पहली बार कब संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की, तो वो डेट है 21 फरवरी 1948 को। और जब पूछा जाए कि फाइनली रिपोर्ट इसने कब प्रस्तुत की तो हो जाएगा 26 अक्टूबर 1948। तो ये 4 डेट आपको याद रखनी है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, 30 अगस्त को बैठक हुई पहली बार, और पहली बार इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की तो 21 फरवरी 1948 को, और फाइनली उसमें सुधार करके जब रिपोर्ट फाइनली 26 अक्टूबर 1948 को इसने प्रस्तुत की। अब आगे चलते हैं, संविधान सभा के कार्य देखते हैं। तो संविधान सभा का एक कार्य तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के साथ साथ विधायिका की भूमिका का भी निर्वहन किया गया। जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी तो इसकी अध्यक्षता GV मावलंकर करते थे, और संविधान सभा संविधान के निर्माण का कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की जाती थी। और संविधान सभा ने क्या कार्य किए तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति दी गई, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद अगली घटना है, जो अगली डेट है वो है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया, भारत का संविधान अंगीकृत हो गया। अब बात यह आती है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया तो क्या लागू किया गया या नहीं किया गया? तो जब 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हुआ तो 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू किए गए। पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं किया गया, सिर्फ 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। कौन से थे वो 16 अनुच्छेद? तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये 16 आर्टिकल उसी दिन लागू कर दिए गए 26 नवंबर 1949 को। अब एक प्रश्न यह है कि 16 अनुच्छेद जो लागू किए गए ये किस आर्टिकल के तहत लागू किए गए? तो ये 16 अनुच्छेद जो लागू हुए ये आर्टिकल 394 के तहत लागू हुए। और अब हमारा संविधान बन गया तो हमारे संविधान का नाम क्या है? तो हमारे संविधान का नाम है, और इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो हमारे संविधान का नाम है भारत का संविधान।
हमारे संविधान का नाम है भारत का संविधान और इसका उल्लेख है आर्टिकल 393 में। याद रखें, भारत के संविधान का उल्लेख कहाँ है? 393 में। जो नाम है इसका, इसके नाम का उल्लेख आर्टिकल 393 में किया गया है। और जो भारतीय संविधान का अंतिम आर्टिकल है 395, इसमें क्या उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है कि भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त किया जाता है, समाप्त किया जाता है, क्योंकि अब भारत का शासन भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा और इसी वजह से भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त किया जाता है और यह उल्लेख है आर्टिकल 395 में। और 26 नवंबर को हम लोग जो विधि दिवस के रूप में मनाते थे अभी तक, लेकिन 2015 में हमने एक परिवर्तन किया। 26 नवंबर 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी। तो इसी अवसर पर सरकार ने निर्णय लिया कि अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये पूरा सेगमेंट क्लियर हो गया होगा आपको 26 नवंबर 1949 से। अब एक प्रश्न यह आता है कि जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया तो पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं किया गया? पूर्ण रूप से लागू न करके सिर्फ 16 अनुच्छेद को क्यों लागू किया गया? उसके बाद भी एक डेट आती है 24 जनवरी 1950 की, जब अंतिम बैठक होती है। तो हम चाहते तो उसी दिन लागू कर सकते थे, लेकिन उस दिन भी लागू नहीं किया गया, 26 जनवरी को लागू किया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि 26 जनवरी को ही लागू किया गया? तो इसकी एक स्टोरी है। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आप सभी को याद होगा। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। एक प्रस्ताव था पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, दूसरा था प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया। तो कांग्रेस के मंच से घोषणा हुई थी 1929 में, लेकिन पहली बार कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे। लेकिन स्वतंत्रता भारत को 15 अगस्त को मिली, तो अब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाएगा ना कि 26 जनवरी को। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेता थे, वो 26 जनवरी को ज़ाया नहीं करना चाहते थे। वो हमेशा के लिए इसे यादगार बनाना चाहते थे। और यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, बल्कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और उस दिन हमने गणतंत्र दिवस घोषित किया। तो अब हम उस ऐतिहासिक दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद जो अगली डेट है 26 नवंबर 1949 के बाद फिर अगली डेट आती है 24 जनवरी 1950 की। इस दिन क्या क्या हुआ समझते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को हुई। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा को कब भंग किया गया, तो वो भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया और उसे अंतरिम संसद के रूप में तब्दील कर दिया गया। जो संविधान सभा है वो अब अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए। पूछा जाता है क्वेश्चन संविधान में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, इसमें 8 महिलाएं भी शामिल थीं। और 24 जनवरी को क्या हुआ, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अपनाए गए 24 जनवरी को। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुना गया। और इसी वजह से इसे जो 24 जनवरी है ना, इसे संविधान का 12वां अधिवेशन कहा जाता है। वैसे 11 अधिवेशन हुए हैं, लेकिन कुछ लोग 12 अधिवेशन मानते हैं। तो क्यों मानते हैं आपको समझ आ गया होगा कि 24 जनवरी को इतने सारे निर्णय लिए गए, इसी वजह से इसे संविधान का 12वां अधिवेशन कहा जाता है। और संविधान में हस्ताक्षर की बात करें अगर कि सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए। अंतिम हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने,
लेकिन एक लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। वो थे नुसरत मोहानी। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कहना था कि मैं इस संविधान को नहीं मानता और हस्ताक्षर करने से इन्होंने इनकार कर दिया। क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने से किसने इनकार किया था, तो वो है नुसरत मोहानी जी। और संविधान सभा में एक ऐसे व्यक्ति भी थे सिबवन लाल सक्सेना, जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती थी। तो क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, इसलिए आप लोग याद रखें और आपको जानकारी के लिए भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन ना भी बने तो आपका संविधान है, आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो सिबवन लाल सक्सेना संविधान सभा में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती थी। और संविधान लिखा किसने, अब बात आती है कि संविधान जो हमारा है इसको लिखा किसने था। इसको लिखा था प्रेम बिहारी रायज़ादा ने। प्रेम बिहारी रायज़ादा ने संविधान लिखा और इन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया था इसको लिखने के लिए। जब इनके पास नेहरू जी जाते हैं, बोलते हैं आपको संविधान लिखना है, आपको जितना पैसा चाहिए आपको दिया जाएगा, तो इन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। बोले मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा नाम लिखा जाए। ये इन्होंने शर्त रखी थी, जो कि मानी भी गई थी इनकी शर्त। तो इन्होंने 1 भी रुपया नहीं लिया था संविधान लिखने के लिए। प्रत्येक पृष्ठ पर इनका नाम मिलता है प्रेम बिहारी रायज़ादा का। इन्होंने जो संविधान लिखा वो उसकी मूल भाषा क्या थी, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इन्होंने संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा था इन्होंने। और संविधान के पृष्ठ पर चित्रकारी किसने की थी, संविधान लिखा तो था प्रेम बिहारी रायज़ादा ने, लेकिन संविधान के पृष्ठ पर चित्रकारी की बात आए तो वो किसने किया था, तो वो की थी नंदलाल बोस जी ने। और संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ, तो संविधान के निर्माण में लगा समय है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा संविधान के निर्माण में। अब संविधान का निर्माण हो चुका है, तो संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको समझते हैं। संविधान सभा एक जाति की सभा थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कथन किसका था, यह चर्चिल का कथन था कि संविधान सभा एक जाति की सभा थी, ये चर्चिल ने कहा था। दूसरा है कि ये एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ये भी चर्चिल का ही कहना था। इसका कहना था कि संविधान सभा एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था ना, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इसने ये कहा था। और इसके बाद फिर संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह किसका कथन है, तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। इन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो ये कथन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का है, ये चीज़ याद रखें। कुछ भीमराव अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है, इनके बारे में भी कुछ स्टेटमेंट हैं जो लोगों ने कहे हैं। कौन कौन से हैं, एक तो इनको भारतीय संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। और किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या जननी कहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हैं के.वी. राव। ये स्वयं संविधान सभा के सदस्य थे और इन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कहा कि ये संविधान के जनक या जननी हैं। किसने, के.वी. राव ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत ही तारीफ़ की है अंबेडकर जी की। उन्होंने इनको एक उपाधि भी दी है, इनकी तारीफ़ करते हुए इनको एक उपाधि दी है दक्ष पायलट की। तो पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट की उपाधि किसने दी थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दी थी इनको दक्ष पायलट की उपाधि। और संविधान के बारे में कुछ आलोचनाएं भी हैं जो लोग करते हैं, या आरोप की बात करें कि आरोप है इस पर एक, कि भारत का संविधान उधार का थैला है। तो आप बताइए क्या भारत का संविधान उधार का थैला है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को। तो इसे कैसे खंडित करना है, अगर आप मेंस राइटिंग कर रहे हैं तो इसको कैसे खंडित करेंगे आप। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान उधार का थैला है, तो इसका खंडन कैसे करेंगे। तो भारत काफ़ी लंबे समय तक गुलाम रहा है। आप सभी को पता है कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा है। और जब आज़ादी मिली और भारत में सभी वर्गों के लोग रहते हैं और सबके हितों को सम्मिलित करके संविधान बनाना था, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था कि सबके हितों को सम्मिलित करके संविधान का निर्माण करना काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक भारत गुलाम रहा है। तभी संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और जहाँ जहाँ से जो प्रावधान देश के लिए आवश्यक थे उसे ग्रहण कर लिया, और जो प्रावधान अनुकूल नहीं था उसे अस्वीकार कर दिया गया, और जो प्रावधान देश के लिए आवश्यक था उसे स्वीकार कर लिया गया। तो इसे उधार का
फैला कहना अनुचित है, क्योंकि अचानक से मतलब भारत जो है गुलाम था, सभी को पता लंबे समय तक देश गुलाम रहा है और भारतीयों के सामने एक चैलेंजिंग कार्य था कि अपना संविधान का निर्माण करना। और भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी विविधताओं वाला देश है, सभी धर्मों का समान ध्यान रखना था संविधान निर्माताओं को। और इसी वजह से उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। जो प्रावधान जहाँ से उनको उचित लगा वहाँ से उन्होंने ग्रहण कर लिया, जो अनुचित था उसको अस्वीकार कर दिया। तो संविधान निर्माण से संबंधित सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता है, और अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, ठीक है। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।